दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती। आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। मणिपुर में जो वायलेशन हो रहा है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर जो पूरा सुलग रहा है, झुलस रहा है, आग लगी हुई है, उस विषय पे आज मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। एक्चुअली क्या है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ की कवरेज भी बराबर नहीं हो पाती है, वहाँ के समाचार भी अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पे मीडिया वालों की भी पहुँच कम होती है। इसके वजह से पूर्वोत्तर राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं रह पाता है। लेकिन वहाँ पे ये हिंसा करीब करीब 1.5 महीने से चल रही है। खैर वहाँ 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 जो है हिंसा का पुराना इतिहास भी है, लेकिन अभी जो जिस बात के लिए हिंसा हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी जो कर्नाटका चुनाव हुआ उससे पहले ये हिंसा शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमारे नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा था। गाहे बगाहे न्यूज़ आ रही थी सोशल मीडिया के द्वारा, और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी थोड़ा बहुत कवरेज मिला था, और वह अभी तक चल रहा है। अभी तक वो मामला शांत नहीं हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे जातीय संघर्ष है। मणिपुर में 3 प्रमुख जातियां हैं, मैतेई, कुकी और नागा। ये 3 प्रमुख समुदाय हैं, जातियां हैं वहाँ पे। तो इसका जो सेंटर था, हिंसा जो शुरुआत हुई वो राजधानी इम्फाल से 63-64 किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर ज़िला है, वहाँ से शुरुआत हुई हिंसा की। एक्चुअली हिंसा का कारण क्या था? हिंसा का कारण था जो मैतेई संप्रदाय है वहाँ का, वह बहुसंख्यक हैं, करीब करीब 55% के आसपास। और उस समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में शामिल, सरकार की तरफ से मतलब शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना था, और बहुत दिनों से उनकी मांग भी थी कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए मैतेई संप्रदाय को। उसको लेकर ये हिंसा भड़की। कुकी और नागा जो पहले से जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब में हैं, आदिवासी हैं, उन लोग नहीं चाहते हैं कि मैतेई को आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, इसको लेकर के। और मैतेई जो हैं वहाँ मतलब राजनीतिक आर्थिक तौर पे मजबूत हैं। वहाँ की राजनीति में मैतेई संप्रदाय का पकड़ है। ऑब्वियसली पकड़ होना ही है, क्योंकि वो 53-54-55% के आसपास उनकी संख्या है, आबादी है, तो उनकी पकड़ तो रहेगी। और ये कुकी और नागा जो संप्रदाय है ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ये मूलतः आदिवासी हैं। तो इनको जो है वो भय, या वो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा हक मैतेई संप्रदाय को मिले, क्योंकि मैतेई संप्रदाय पहले से संपन्न है, और जो वहाँ की 10% जो ज़मीन है वो खेती के लायक है, और 90% जो ज़मीन है वह पहाड़ी इलाकों में है, और वही 90% जो पहाड़ी इलाके वाले हिस्से हैं वहीं पे कुकी और नागा का स्थान है रहने का। तो ये जो हिंसा भड़की, तो चूरा चांदपुर जो ज़िला है, एक्चुअली वहाँ पे कुकी संप्रदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है। और शायद 23 अप्रैल 22 या 23 अप्रैल को वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, और वो भी एक मैतेई संप्रदाय से ही आते हैं। तो वीरेंद्र सिंह को चूरा चांदपुर में कुछ जिम वगैरह का, कुछ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह का, ओपन जिम या कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स थे, उसका उद्घाटन करना था। और ये जानकारी कुकी और नागा समाज के लोगों को मिला, और ऊपर से ये बात फैली हुई थी कि इन्हें आदिवासी जनजाति जो है एसटी में शामिल करना है। इसके खिलाफ में इन लोगों ने उनके जो कार्यक्रम थे
कार्यक्रम से एक दिन पहले वहाँ पे जाकर जो टेंट वेंट कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई थी सब तोड़ फोड़ किए, आगजनी किए। और दूसरे दिन जब इनको वहाँ पे पहुँचने का वक्त था, उस वक्त भी इन लोग वहाँ पे बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सीएम का आयोजन कार्यक्रम था, वहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम था, तो बहुत लोग आए हुए थे, बहुत अधिकारी लोग आए हुए थे, जनता वहाँ पे पहुँची हुई थी। उस वक्त भी ये कुकी और नागा संप्रदाय के लोग जाकर हमला किए। आंसू गैस, पुलिस वालों की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, झड़प हुई। तो ये झड़प होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, वो फिर उस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं गए। और उस समय से जो शुरुआत हुई हिंसा, वो आज तक चल रही है, आज तक चल ही रही है, रुकी नहीं है। एक दर्दनाक हादसा हम कल पढ़ रहे थे पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि एक 7 साल का बच्चा, उसकी माँ और उसके पिता, ये तीनों लोग एक कार में थे, उनको आग लगा दी गई। कार में वो लोग जल के मर गए, सिर्फ उनकी अस्थियां बची थी। मणिपुर की हिंसा की बात बता रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे घटनाएं मणिपुर हिंसा में घटी है, पर जो कवरेज मिलना चाहिए वह मिल पाया क्या? शायद नहीं। बहुत कम लोग जान रहे हैं कि मणिपुर में हो क्या रहा है। फिर इन्हीं संप्रदाय के लोगों ने, जो कुकी और नागा हैं, पुलिस और सेना के ठहरने की जो जगह होती है, वहाँ पर जाकर इन लोगों ने हमला बोल दिया था, और करीब 1500 के आसपास बंदूकें, ऑटोमेटिक राइफल्स जो होती हैं, उन्हें लूट कर चले गए। कुछ पुलिस वालों को मारा भी। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रही है। 100-100, 200-200 घरों को एक बार में आग के हवाले कर दिया जा रहा है। वहाँ पे सेना की टुकड़ियाँ, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ नहीं, कंपनियाँ बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तैनात किए गए हैं सेना से, सीआरपीएफ से, असम राइफल से, टास्क फोर्सेस से, बहुत सारे सेना तैनात किए गए हैं। बीएसएफ के जवान के भी मरने के भी समाचार 1-2 दिन पहले आ चुकी है। तो इस तरह से झड़प वहाँ पे और हिंसा हो रही है, बहुत ही बेहद दर्दनाक है। इनका क्या निवारण होना चाहिए? हमारे राजनेता इनके ऊपर अच्छे से विचार विमर्श करके, दोनों तरफ के लोगों को बुला करके, इसकी जो भी समस्या का निदान जो है वो करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। इस तरह से भारत का एक हिस्सा जल रहा है, और बहुत सारे भारतवासियों को पता भी नहीं है कि हमारे देश के एक हिस्से में हो क्या रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं। कर्नाटक चुनाव चल रहा था, उस समय सवाब पे था मणिपुर की हिंसा, सवाब पे था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला गया है। बाद में बोले हों तो बोले हों। अमित शाह का 2 दौरा हुआ है, और लेकिन दौरा होने के बाद भी हिंसा कम नहीं हुई है। हाँ, अनवरत चालू है। सोचने का विषय है कि भारत जैसे मुल्क में जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। लोग पूर्वोत्तर राज्य जीतना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे आज की सत्ताधारी दल बीजेपी हो, पूर्वोत्तर राज्य जीतना चाहते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये 7 सिस्टर्स हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये 7 राज्य हमारे कब्जे में रहे। लेकिन वहाँ जो समस्या है, उसका निदान फिर कौन करे? उसके निदान के लिए गहन चिंतन करनी होगी, समय देना होगा, दिमाग खपाना होगा कि वहाँ के जो जातीय जो संघर्ष चल रहा है, उसका उन्मूलन कैसे किया जाए, उसका निदान कैसे निकाला जाए। इसके लिए गहन मंथन करना पड़ेगा। दोनों तरफ के लोगों को बुला करके बिठा करके बातें करनी होगी। एक्चुअली वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो कोई उग्रवादी नहीं है। हाँ, उनके जो कृत्य हैं कुछ उग्रवादी किस्म के हैं, इसे कबूल करना होगा, क्योंकि पुलिस बलों पे हमला करना
घरों 100-100 200 घरों को आग के हवाले कर देना। तो लेकिन उनकी पीड़ा क्या है, उनकी बात क्या है, उनसे ये बात करके ही सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वह भी इसी देश के नागरिक हैं। तो मेरा तो यही बोलना है, मेरा ये मंतव्य है कि उनके साथ मिल बैठ करके बात करके इन बातों को सुलझाना चाहिए। और मैतेई संप्रदाय जो हैं उनसे भी बात करके, क्या ज़रूरी है कि उनको एसटी में, शेड्यूल ट्राइब्ड की श्रेणी में रखना ज़रूरी है? अगर वो उस लायक हैं, सुखी संपन्न हैं, खेती बाड़ी उनके पास में है, जैसा कि हर जगह से पढ़ने और सुनने से ही समझ में आता है कि वो सुखी संपन्न समुदाय है, खेती बाड़ी उनके पास में है, नौकरी पेशा के लोग हैं, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और उनका आबादी भी 53, 54, 55% के आसपास है मणिपुर में। तो ज़रूरी है कि उनको देना है, नहीं देना है, तो इस पे गहन मंथन होने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि इसके बारे में गहन मंथन हो रही होगी। पर एक आम नागरिक होने के नाते हम ये सोच रहे हैं कि हिंसा कब रुकेगी। ये जो लोग रोज़ मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ के लोग शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। असम के शरणार्थी कैंपों में, अड़ोस पड़ोस में जो उनके राज्य हैं वहाँ के शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 20,000, 30,000, 40,000 के आसपास लोग जो है अपने राज्य, अपने घर, गांव छोड़कर शरणार्थी कैंप में जाकर रह रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मरने की खबरें आ चुकी है। तो इस पे विचार मंथन करके तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस हिंसा को रोकने का प्रयास होना चाहिए। और जहाँ तक, ठीक है, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि सरकार भी इस मामले को करीब से देख रही है और प्रयास कर रही है कि ये हिंसा और ज़्यादा उग्र रूप ना ले और इस पर जल्दी से काबू किया जाए और आगे जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, मैं इसका एक टाइमलाइन बताता हूँ कि किस किस डेट में क्या क्या हुआ, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मणिपुर हिंसा का टाइमलाइन डेट वाइज मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट में पूरा रिव्यू हो जाएगा कि किस किस डेट में वहाँ पे क्या क्या, कौन कौन सी घटनाएं हुई। ये 27 अप्रैल से शुरू हुआ एक्चुअली, ठीक है। 27 अप्रैल को सीएम वीरेंद्र सिंह का उद्घाटन कार्यक्रम था चूरा चांदपुर में, जो कि इम्फाल से 63 या 64 किलोमीटर दूर है। और जो इन्हें जो उद्घाटन करना था, एक ओपन जिम का उद्घाटन करना था और कुछ कॉम्प्लेक्स थे, उसके उद्घाटन में इन्हें जाना था। 28 अप्रैल को चूरा चांदपुर समेत 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और धारा 144 लगा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 27 अप्रैल को ही वो कुका समाज और नागा समाज दोनों मिलकर वो जहाँ पे आयोजन स्थल था वहाँ पे इन लोगों ने धावा बोल दिया था, टेंट वेंट और कुर्सियाँ तोड़ डाली थी। इसके वजह से 28 अप्रैल को वहाँ पे 144 धारा लगा दी गई और 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए गए। 3 मई को ऑल ट्राइबल यूनियन ऑफ मणिपुर ने इम्फाल में रैली निकाली। इस दौरान हिंसा और भी भड़क गई। 4 मई को हिंसा को रोकने के लिए सेना, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस फोर्स की तैनाती की गई हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में। 5 मई को इम्फाल में हिंसा में एक व्यक्ति की मौत और 1700 घरों और कई वाहनों को जला डाला गया। 1700 घरों को जला डाला गया और कई वाहनों को जला डाला गया। 12 मई को चूरा चांदपुर में भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया और जिसमें कि कुछ पुलिस के अधिकारी मारे भी गए और उसी वक्त में 1500 के आसपास सेल्फ ऑटोमेटिक राइफल्स जो होते हैं वो लूट ले गए। 14 मई को
सीएम वीरेंद्र सिंह और कई मिनिस्टर्स नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए और मणिपुर हिंसा के बारे में चर्चा करने गए। 28 मई को सुगनू और फायंग में फिर हिंसा हुई। सुगनू और फायंग वहाँ का जिला होगा शायद। सुगनू और फायंग में फिर से हिंसा शुरू हुई। पुलिस कर्मी समेत 5 लोग मारे गए हिंसा में। 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुँचे 29 मई को। और ये हिंसा शुरू कब से हुई थी दोस्तों? 27 अप्रैल से। और हमारे गृह मंत्री कब पहुंच रहे हैं? 29 मई को, मीन्स 1 महीना, है ना। 1 महीना मणिपुर पूरा जलता रहा, सुलगता रहा, धधकता रहा। और हमारे गृह मंत्री साहब 1 महीने के बाद वहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्नाटका का चुनाव भी चल रहा था दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है। हाँ, 30 मई को ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ियों ने, जो कि मणिपुर के हैं, उन लोगों ने सरकार को पदक वापस करने की बातें कहीं। एक्चुअली ये बातें वो उद्वेलित होकर कहीं, दुखी मन से कहीं कि इम्फाल जो मणिपुर है, वहाँ जो हिंसा हो रही थी, सरकार का जिस तरह से कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए था, ध्यान जिस तरह से सरकार को देना चाहिए था, उस तरह से ध्यान शायद दिया नहीं जा रहा था। तो जो मणिपुर के पदक विजेता हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट थे और हैं, उन लोगों ने अपने पदक को वापस करने की बातें कहीं। ये कितनी तारीख को? 30 मई को। और आपको पता ही होगा, कभी कुछ दिनों पहले जो हमारे पहलवान खिलाड़ी दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी हरिद्वार में, हर की पौड़ी हरिद्वार में जाकर गंगा में अपने मेडल, ओलंपिक पदक जो थे, उन्हें विसर्जित करने की बात कही थी। अभी मुश्किल से 1 सप्ताह पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। लोगों की जो आशा और उम्मीद है वो शायद टूट रही हैं। इसलिए ये सारे चीज़ सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी तपस्या से, इतने सालों का तपस्या करके पदक देश के लिए जीत के लाते हैं, और उन्हें इस तरह मजबूर होना पड़ता है कि वह अपने पदक को, अपने मेडल को गंगा में विसर्जित करने की बात कहते हैं। ये मणिपुर की हिंसा जो हो रही थी, मणिपुर के जो पदक विजेता हैं, ओलंपिक में जो मेडल जीत के आए हैं, मेडलिस्ट हमारे, उन लोगों ने भी कह रहे थे कि हम अपना पदक सरकार को वापस कर देंगे। कितनी गहरी पीड़ा और कितनी गहरी वेदना होगी उनके मन में, जो कि जिसको पाने के लिए पूरी ज़िंदगी उन लोगों लगा देते हैं, उसको वो वापस करने की बात करते हैं, या फिर गंगा नदी में विसर्जित करने की बात करते हैं। सोचने वाली बात है। 1 जून को अमित शाह, हमारे गृह मंत्री जो हैं, राहत शिविर का दौरा किए, जहाँ पे ये शरणार्थी लोग शरण लिए हुए हैं मणिपुर से निकल करके बाहर, या फिर मणिपुर में भी जो राहत शिविर कहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पे राहत शिविर का दौरा किए हैं। 2 जून को अमित शाह की अपील पर 144 हथियार सरेंडर किए गए। जो मैं आपको बताया 1400-1500 हथियार जो लूट के ले गए थे, तो अमित शाह वहाँ पे जाकर अपील भी किए, लोगों को थोड़ा सा डराए धमकाए भी कि जो हथियार लेके गए हैं वो वापस कर दें, और नहीं तो पकड़े जाने पे घर पे छापा पड़ेगा, और पकड़े जाने पे फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 144 हथियार जो लूटे हुए थे वो वापस आए हैं 1400-1500 में। 4 जून को काकचिंग जिले के सैरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों को जला दिया। 1700 घरों को जलाने वाली बात तो मैं पहले आपको बताया, ये फिर से 100 घरों को जला दिया। बीएसएफ के पोस्ट पर मोर्टार से हमला हुआ। यानी उन लोग इतने, मतलब उन लोगों के पास हथियार की कमी नहीं है, दैट मीन्स मोर्टार से हमला कर रहे हैं, और वो भी बीएसएफ के कैंप पे, हमारे पुलिस जवानों पे। तो चिंता की विषय है, ये चिंता की बात है। दोस्तों, इस मणिपुर वायलेंस में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं अब तक में,
हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, अपने घर बार छोड़कर शरणार्थी कैंप में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। मेरा फिर से यही बोलना है कि पूर्वोत्तर राज्य सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है कि वहाँ पे जीत लेना है। 7 सिस्टर्स जो हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इनको सिर्फ जीतना है, जीतना नहीं है। जीतने के बाद वहाँ पे जो समस्याएं जो हैं, जो कि आज़ादी के बाद से चली आ रही है, उन समस्याओं का निदान भी करना है ना। हाँ, इसी बीच मैं आपको ये बता दूं, 1972 में मणिपुर भारत का, स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर 1972 में हिस्सा बने हैं। और ये बहुत पुराना जातीय संघर्ष वहाँ पे चल रहा है। ये मैतेई, कुकी और नागा संप्रदाय का जो समुदाय हैं, इन लोगों का बहुत पुराना जातीय संघर्ष वहाँ पे इतिहास रहा है, इन लोगों के जातीय संघर्ष का। पर ये सब दिन चलना चाहिए क्या? इन पे रोक तो लगानी ही होगी। और ये सरकार के लेवल से ही लग सकती है, चाहे वो वहाँ की लोकल सरकार हो और चाहे हमारी केंद्र सरकार हो। ये सरकार के लेवल पर ही इन सारी चीज़ों का निदान किया जा सकता है। तरीका जो भी हो, तरीका शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन सरकारों के पास में तरीका तो रहता है कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। पूरी अमली जामा उनके पास रहता है, सारे तरह के सोर्सेस उनके पास रहते हैं। तो एक आम नागरिक होने के नाते हमारी ये सरकार से आशा मतलब हम कर सकते हैं कि ये जो मणिपुर की जो हिंसा है, इस पर जल्द से जल्द विराम लगे और वहाँ के लोग जो शरणार्थी कैंपों में बाहर हैं वो अपने घर वापस जा सकें और वहाँ एक जीने का, रहने का एक माहौल बन सके। अभी एक छोटा सा मैं न्यूज़ आज या कल पढ़ रहा था कि कोई पत्रकार थे, वो वहाँ पे जाकर के लोगों से कुछ मतलब खाने की चीज़ मांग रहे थे, यहाँ कुछ खाने की चीज़ मिलेंगे क्या? तो उन्होंने मना किया कि नहीं, खाने की चीज़ यहाँ नहीं मिल पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि कुछ हेरोइन, कोकीन, कुछ ड्रग्स वगैरह मिल पाएगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो इन्होंने पूछा पत्रकार महोदय ने, ये तो प्रतिबंधित है, फिर कैसे इतना इजीली मिल जाएगा? और बोला नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बच बचा करके ये सब होता है, लेकिन आप जहाँ बोलो, जब बोलो, जैसे बोलो, आपको अवेलेबल हो जाता है। ब्राउन शुगर्स की बात वो कर रहे थे, जो कि मैं पढ़ा था। ये ब्राउन शुगर की बात हो रही थी, 1000-1200 रुपये की कुछ बात हो रही थी। उतने में कितना ग्राम मिलता या ये मतलब ये मैं पढ़ा हुआ बात आपको ये बता रहा हूँ। तो जिस स्टेट में हेरोइन्स, ड्रग्स, ब्राउन शुगर्स ये सब इजीली अवेलेबल हो, तो आप सोच के देखें कुछ राज्य की स्थिति फिर क्या रहेगी। हाँ, और उसी रिपोर्ट में मैं ये भी पढ़ा कि उस राज्य में, मणिपुर में, करीब करीब 20% लोग एड्स से मर जाते हैं। एड्स क्यों? वो जो लेते हैं ना, वो जो मैं जो भी ड्रग्स की बात कर रहा था, तो वो ब्राउन शुगर जो 1200 में आता है, उसी का एक छोटा वाला जो हिस्सा होता है, शायद वो 500-600 में आता है, जो कि वो पत्रकार महोदय बता रहे थे। तो वो एक्चुअली वो लिया नहीं जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा उसको लिया जाता है। तो उसकी कीमत कम रहती है, 500-600 रुपये रहती है। तो इस वजह से जो इंजेक्ट किया जाता है, तो वही सुई, वही निडल, एक यूज़ किया फिर दूसरा यूज़ किया, इस तरह से इसके लिए से उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वहाँ पे 20 से 30% लोग एड्स से मर जाते हैं। क्योंकि एड्स कैसे फैलता है ये आपको मालूम है? ब्लड, किसी एड्स रोगी का ब्लड अगर हमारे शरीर में कहीं भी नाखून के द्वारा या किसी भी द्वारा चला जाए, इंजेक्शन के द्वारा, तो हम भी एड्स के HIV पीड़ित हो जाएंगे। तो उसी तरह से तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है वहाँ की। तो इन सारी चीज़ों पे जो वहाँ की समस्या है, उसके बारे में सोचना चाहिए सरकारों को। वहाँ की सरकार जो आज वहाँ पे वीरेंद्र सिंह है, बीजेपी की सरकार है, और हमारी केंद्र सरकार जो है वो भी बीजेपी की है। इन लोगों को, यह सरकार किसी की भी हो,
अगर मैं बीजेपी बोल दे रहा हूँ तो इसमें किसी को बुरा लग जाए तो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार आज बीजेपी की है इसलिए बीजेपी बोल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रहती तो कांग्रेस बोलते। सरकार किसी की भी हो, इन सारे समस्याओं पे काम करने की ज़रूरत है सरकारों को। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर आगे देखता हूँ क्या डेवलपमेंट होता है। मणिपुर हिंसा जो वहाँ पे चल रही है उसके रोकथाम के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, उस विषय पे हमारी नज़र रहेगी और आगे भी मैं इस विषय पे आपके सामने रूबरू होऊंगा। और मुझे खुशी होगी कि जिस दिन मैं 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह के बाद जब भी मैं मणिपुर हिंसा के बारे में मैं बात करूं आपसे, तो तब तक वो हिंसा रुक जाए। तो तब उस समय बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते कष्ट तो है हमें भी कि हमारा एक राज्य जल रहा है, उसे जल्द बंद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।